हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है लैरिंगोस्कोप एंड एटी इंट्यूबेशन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। लैरिंगोस्कोप कब यूज करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। लैरिंगोस्कोप तब यूज करते हैं दोस्तों when there is a difficulty in intubating a patient. So most commonly used Macintosh करते हैं दोस्तों लैरिंगोस्कोप। मेनली लैरिंगोस्कोप 4 टाइप का होता है दोस्तों। 4 टाइप का लैरिंगोस्कोप होता है, बट मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं Macintosh एंड द स्ट्रेट। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कौन सा लैरिंगोस्कोप है जिसमें कि स्ट्रेट ब्लेड होती है, वो होता है मिलर लैरिंगोस्कोप। तो वैसे 4 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलर, मैकिन्टोश एंड मैककोश एंड मैकगिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लैरिंगोस्कोप शुड बी ऑलवेज बी हेल्ड इन लेफ्ट हैंड। लैरिंगोस्कोप को ऑलवेज लेफ्ट हैंड में रखना चाहिए व्हाइल इन लैरिंगोस्कोप इंसर्शन के टाइम में लेफ्ट हैंड में होना चाहिए एंड इंसर्टेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ माउथ। और राइट साइड जो पेशेंट लाइंग होता है बेड पे, तो राइट साइड से तो इंसर्शन होना चाहिए, बट लेफ्ट हैंड में प्लेस्ड होना चाहिए while inserting the laryngoscope in the oral cavity. Next है the tongue deviated to left side, और टंग है उसको लेफ्ट साइड डेविएट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, the laryngoscope blade should never be levered upon upper incisor। जो लैरिंगोस्कोप ब्लेड है उसको लेवर्ड नहीं करना चाहिए अपर इंसिजर्स के ऊपर। क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि इससे इंजरी होने का खतरा रहता है इंसिजर्स के। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते दोस्तों। ये है लैरिंगोस्कोप, कौन सा वाला? मैकिन्टोश, जो कि कर्ड होता है, ऐसे होता है कर्ड से। ये टॉर्च है आगे, जो कि विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पोजीशन ऑफ लैरिंगोस्कोपी। जो पोजीशन ऑफ क्या होनी चाहिए? द एक्सटेंशन एट atlanto-occipital junction एंड फ्लेक्शन इन द नेक। सीधी सीधी भाषा में दोस्तों, जो पोजीशन होती है वो स्नाइपिंग पोजीशन बोलते हैं इसको। लैरिंगोस्कोपी के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है क्लाइंट्स को? तो वो दी जाती है स्नाइपिंग पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। एग्जाम पूछ सकता है कि भाई लैरिंगोस्कोपी करते वक्त क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो वो है स्नाइपिंग पोजीशन। Because it brings oral laryngeal pharyngeal axis in a single straight line। इस पोजीशन से क्या होता है कि जो ओरल है, लैरिंजियल है, फेरेंजियल है, एक्सिस, वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। और इससे क्या होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है और आराम से स्ट्रेट इंसर्शन हो जाता है और ओरल और बक्कल कैविटी होती है जो अंदर तक विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग द लैरिंगोस्कोपी। लैरिंगोस्कोपी में कौन सा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं? वो है अपर इंसिजर्स।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईटी इंट्यूबेशन। सो ईटी इंट्यूबेशन कब करते हैं? व्हेन द जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल 7 से बिलो हो जाता है, उस टाइम पे ईटी इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ती है। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ईटी इंट्यूबेशन में कौन सी 2 मेन ट्यूब यूज करते हैं। फर्स्ट है रेड रबर ट्यूब, सेकंड है पीवीसी ट्यूब। अब दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। जो रेड रबर ट्यूब है इट इज रीयूजेबल एंड पीवीसी ट्यूब होती है वो डिस्पोजेबल होती है। नेक्स्ट रेड रबर ट्यूब इज एक्सपेंसिव क्योंकि उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। पीवीसी ट्यूब डिस्पोजेबल है तो चीप होगी। नेक्स्ट है रेड रबर ट्यूब है वो हाइयर टेंडेंसी टू किंक होने के ज्यादा चांस रहते हैं दोस्तों, एंड पीवीसी ट्यूब लेस टेंडेंसी टू किंक। मर्फी होती है, नहीं होती दोस्तों, इसमें होती है। मर्फी का रोल क्या होता है दोस्तों? जब कोई ईटी ट्यूब में अगर कोई किंक और ये डिसलॉज हो जाए तो वेंटिलेशन का एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर काम करता है मर्फी। आगे देख लेते हैं मर्फी के क्या रोल होता है ईटी इंट्यूबेशन में। अभी तो हम डिफरेंस और देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है द कप हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। तो रेड रबर ट्यूब होता है उसमें हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम होती है, और पीवीसी ट्यूब में होता है हाई वॉल्यूम बट लो प्रेशर। ड्यू टू हाई प्रेशर द चांसेस ऑफ ट्रैकेल इंजरी। और रेड रबर ट्यूब में क्या होता है कि चांसेस ऑफ ट्रैकेल इंजरी के ज्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है, इसमें ट्रैकेल इंजरी के लेस चांस होते हैं। नेक्स्ट है रेड रबर ट्यूब में शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, एंड पीवीसी ट्यूब इज यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये नॉन ट्रांसपेरेंट होती है रेड रबर ट्यूब, और पीवीसी ट्यूब होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। रेड रबर ट्यूब होती है रेडियोल्यूशन एंड पीवीसी ट्यूब इज रेडियो ओपेक। दोस्तों अगला टॉपिक जो अभी बात कर रहे थे मर्फी आई का रोल क्या होता है? व्हेन द ट्यूब गेट ब्लॉक थ्रू द मर्फी आई, देन द मर्फी आई ventilation can be continued through it. A small hole that is present in the lateral wall of tube to prevent blockage. एक स्मॉल होल होता है जो कि एक अल्टरनेटिव वेंटिलेशन के लिए यूज होता है। इससे क्या होता है कि ब्लॉकेज नहीं होती ईटी ट्यूब। नेक्स्ट देख लेते दोस्तों। ये है मर्फी आई, ये एज ए अल्टरनेटिव वेंटिलेशन के लिए होती है। जब ट्यूब ब्लॉकेज होने के चांस होती है तो ये ब्लॉकेज नहीं होने देती और अल्टरनेटिव वेंटिलेशन का काम करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइजेस भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ ट्यूब यूज फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल बोथ। तो दोस्तों मेल के लिए 8 to 8.5 एंड फीमेल 7 to 7.5। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, द लेंथ ऑफ ट्यूब विच कम एट अपर इंसीजर। मेल फीमेल में है, मेल में है दोस्तों 21 से 22 सेंटीमीटर और फीमेल में है
20 से 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द कप ऑफ ट्यूब शुड लाई इन अपर ट्रेकिया 2 to 2.5 सेंटीमीटर बिलो वोकल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कप ट्यूब का कप है वो अपर ट्रेकिया के 2 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे वोकल कॉर्ड के नीचे लाई होना चाहिए। नेक्स्ट, द कप प्रेशर शुड नेवर एक्सीड 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कप प्रेशर है वो 30 सेंटीमीटर H2O से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इफ इट एक्सीड 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O द ट्रैकियल म्यूकोजा नेक्रोसिस। अगर 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O प्रेशर ज्यादा हो जाएगा देन ट्रैकियल म्यूकोजा वो डैमेज होने के चांस रहते हैं, डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वोकल कॉर्ड पैरालिसिस इज कंप्रेशन ऑफ anterior portion of recurrent laryngeal nerve। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है कंप्रेशन ऑफ एंटीरियर एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। नेक्स्ट है हाउ द कंफर्मेशन ऑफ ईटी ट्यूब इन ट्रेकिया। कौन कौन से मेथड से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ईटी ट्यूब सही प्लेस हुई है या रॉन्ग प्लेस हुई है या डिस्प्लेस हुई है। तो मेनली 4 मेथड्स होते हैं दोस्तों कंफर्मेशन ऑफ ईटी ट्यूब के लिए। मेनली 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज एक्सपांशन ऑफ चेस्ट। जो चेस्ट का एक्सपांशन हो रहा है प्रॉपर, इसका मतलब सही से कंफर्म है, पोजीशन है जो ईटी ट्यूब की सही है। नेक्स्ट है फॉगिंग ऑफ ट्यूब। अगर पीवीसी ट्यूब है तो उसमें अगर फॉगिंग दिखाई दे रही है तो भी इसका मतलब है कि जो ईटी ट्यूब वो सही से प्लेस्ड है, मिसप्लेस नहीं है। थर्ड मेथड है दोस्तों एक्सरे, दैट इज सीन इन पीवीसी ट्यूब CXR। फोर्थ मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑस्कल्टेशन। तो ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हाउ कैन ए नर्स कैन असेस बाय ऑस्कल्टेशन इन विच एरिया। बाय ऑस्कल्टेशन ए नर्स कैन auscultate in which area and confirm the position of the ईटी ट्यूब। So it is very important। जो लोअर रीजन है उसमें होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया फॉर ऑस्कल्टेशन। द ब्रीथ साउंड कंफर्म ट्यूब इज अबोव, और जो ब्रीथ साउंड है वो कंफर्म करती है कि ट्यूब अबोव कैरिना प्लेस्ड है। जो लोअर रीजन है उसमें ऑस्कल्टेट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके लिए है क्वेश्चन कि कौन से टाइप का लैरिंजोस्कोप है। आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कौन से टाइप का लैरिंजोस्कोप है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, या आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से टॉपिक की नई वीडियो बनानी है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर ही हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।